नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। हल्द्वानी में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो आपको बता दें, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। वहीं पर अपने दौरे पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बहुत सारी बड़ी घोषणाएं भी यहां पर करी हैं और एक बड़ा बयान भी दिया। सीएम ने कहा है कि किसी भी काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए उसके लिए मॉनिटरिंग करना बेहद जरूरी है। वहीं पर इसी पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से खास बातचीत की न्यूज इंडिया उत्तराखंड के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। अब हमारे साथ सीधे हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, सिर्फ एक सवाल, आपने कल एक बयान दिया कि आप पहले ऐसे सीएम हैं जो अपनी घोषणाओं पर समीक्षा बैठक कर रहे हैं, पहला ऐसा नहीं हुआ है। क्या कहना चाहेंगे सर, और क्या देखा आपने नैनीताल के 2 दिवसीय दौरे पर? देखिए, किसी भी काम को अगर हम अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके लिए उसकी मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। अगर हम समीक्षा नहीं करते हैं तो कई बार उससे शिथिलता आ जाती है, और शिथिलता को दूर करना है तो उसके लिए एक समयबद्ध उसकी समीक्षा जरूरी है, मॉनिटरिंग जरूरी है, और उसके परिणाम अच्छे आते हैं। यही कारण है कि हम जो समय समय पर, चाहे मुख्यमंत्री की घोषणाएं हों या विभागीय समीक्षाएं हों, जिले की कार्यों की, विकास की योजनाओं की समीक्षाएं हों, हम उसको लगातार करते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि मैं स्वयं भी जिलों में जाकर के, मंत्रीगण जो प्रभारी मंत्री हो तो करते ही हैं, लेकिन मुख्यमंत्री होने के नाते जब भी मैं जिलों में जाता हूं तो मैं उसकी समीक्षा करता हूं, और उसके बहुत अच्छे परिणाम आए हैं। अब इस बार देखिए, आपकी जो जिला योजना का पैसा है, शायद पहली बार ऐसा हुआ कि जब 3 महीना पहले 100% पैसा रिलीज कर दिया गया। आज उसका खर्चा लगभग 85, 90 और कई जिलों में 95% तक पैसा खर्च हुआ है। ऐसी राज्य योजना है, केंद्र की योजनाएं हैं। अभी लगभग केंद्र की योजनाओं में मैं देख रहा था कि 87% जो पैसा है वो खर्च हुआ है, जबकि सामान्यतः हमने पिछले दिनों में ये अनुभव किया है कि खर्चा हो नहीं पाता है, पैसा पड़ा रहता है लेकिन खर्च नहीं हो पाता। तो हमारी कोशिश है कि अधिकतम और अपनी जितनी हमारी तंत्र की सामर्थ्य है उतना हम पैसा खर्च करें। कई रिकॉर्ड और भी बना रहे हैं आप सर। 17 साल में सबसे ज्यादा सड़कें बनाने का रिकॉर्ड भी आपके पास आया है। जी, जो रूरल कनेक्टिविटी है उसमें रिकॉर्ड काम हुआ है। लगभग 11,000 किलोमीटर सड़कें हमने बनाई हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पिछली बार सर आपने गैरसैंण में इतिहास रच दिया वहाँ घोषणा करके, इस बार फिर बजट आ रहा है, क्या बड़ी चीजें आपकी ओर से मिल सकती है? अब देखिए, अब देखते रहिए, कुछ दिन की बात है, इंतजारी करिए, सब सामने आ जाएगा। तो पूरी तरीके से आप देख रहे थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, और पूरी तरह से उनका कहना था कि जिस तरह से तमाम वो रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं, उन रिकॉर्डों की अगर बात करें तो उसमें ये है कि वो सबसे ज्यादा घोषणाओं पर अमल करने वाले, उन्हें धरातल पर लाने वाले सीएम बनेंगे। अभी भी आप देखिए, सीएम का काफिला लगातार जा रहा है। लगातार वो गढ़वाल मंडल की, चाहे जिलों की बैठकें ले रहे हों या फिर कुमाऊं में 2 दिन से वो नैनीताल जनपद पर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। तो पूरी तरह से अब उनका जो अगला लक्ष्य है, उन्होंने साफ तौर पर कहा, पिछले साल जिस तरह से उन्होंने गैरसैंण में राजधानी का ऐलान किया था कि ग्रीष्मकालीन राजधानी वहां पर रहेगी, और इसके बाद अब 1 मार्च से गैरसैंण में ही सत्र शुरू होना है। लगातार वहां के अधिकारी गैरसैंण के बजट के लिए जुट गए हैं। लगातार सीएम का समीक्षा बैठकों का दौरा हो या फिर लगातार जिलों में जाने का कार्यक्रम हो चल रहा है। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत 2 दिवसीय नैनीताल जनपद के दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिशन संवाद किया है, जबकि जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की बैठक भी उन्होंने ली है। नैनीताल से भाजपा विधायक संजीव आर्य ने कहा है कि सरकार बातें कम, काम ज्यादा के संकल्प को लेते हुए सभी जिलों के बेहतर विकास की ओर लगातार बढ़ रही है। इस दौरान भाजपा विधायक संजीव आर्य से खास बातचीत की न्यूज इंडिया के रेजिडेंट एडिटर गौरव गुप्ता ने। कुमाऊं के 2 दिवसीय दौरे पर नैनीताल में लगातार सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत न सिर्फ बैठकों का दौरा कर रहे हैं, बल्कि कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधियों से संवाद कर रहे हैं, लिखित शिकायतें ले रहे हैं, साथ ही क्या क्या और चीजें कर रहे हैं, इस पर हमारे साथ बात करने के लिए नैनीताल से विधायक संजीव आर्य जी। संजीव आर्य जी, 2 दिन से सीएम यहां पर हैं, आप लगातार, पहले अगर बात की जाए जनसंवाद कार्यकर्ताओं से किया, फिर आप लोगों के साथ बैठक की, और आज अधिकारियों के साथ भी समीक्षा है, घोषणाओं पर बड़ा जोर है, क्या खास मिला है नैनीताल जिले को, क्या खास समीक्षाओं में चल रहा है और क्या चाहती है अब सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर 2 दिवसीय जो माननीय मुख्यमंत्री जी का नैनीताल दौरा रहा है, स्वाभाविक रूप से कार्यकर्ताओं से, जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद स्थापित हुआ है।
कार्यकर्ताओं को किस तरीके से आगामी चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी और जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उसका मार्गदर्शन उनको प्राप्त हुआ है। जनप्रतिनिधियों के सापेक्ष भी किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं और अन्य विकास कार्य हैं, उनकी क्या प्रगति है, कितने काम पूर्ण हो चुके हैं, कितने कार्य गतिमान हैं, उस विषय पे भी विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। नैनीताल विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में भी अभी हमको एकीकृत शहरी विकास परियोजना के अंतर्गत नैनीताल की जो सबसे बड़ी समस्या थी वो सीवर की थी और सुप्रीम कोर्ट की ये डायरेक्शंस थे कि अगर मार्च तक अगर एसटीपी प्लांट नैनीताल शहर में नहीं लगा तो होटल्स, रेस्टोरेंट ये सब बंद हो जाते। तो लगभग 108 करोड़ रुपए हमारे को अर्बन डेवलपमेंट से सैंक्शन हुआ है, जिसके टेंडर्स की प्रोसेस लग गई है और एसटीपी प्लांट के लिए रूसी बाईपास में जगह भी चयनित है और 3 साल का ये प्रोजेक्ट है। तो निश्चित तौर पर नैनीताल के लिए बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। इसके अलावा सूखा ताल हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद स्वरूप सूखा ताल के जीर्णोद्धार के लिए भी और उसके सौंदर्यीकरण के लिए भी लगभग 25 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ है और उसकी भी टेंडर प्रोसेस में है। इसके साथ साथ मेरी विधानसभा में 7 ताल कहीं ना कहीं वो झील के भी जीर्णोद्धार और उसको भी पर्यटन की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर लाने के लिए प्रयास की आवश्यकता थी। उसके लिए भी 6.5 करोड़ रुपए की धनराशि अब मुक्त हुई है और तमाम कार्य, चाहे जल जीवन मिशन के अंतर्गत हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत हो, तमाम क्षेत्रों में विकास की एक शुरुआत हुई है और निश्चित तौर पर जो आज का ये दौरा है कहीं ना कहीं इन कार्यों में और गति आएगी। विधायक जी, सीएम साहब ने कल एक बयान दिया देहरादून से। उन्होंने कहा कि इस राज्य में अक्सर ये चला आ रहा था कि जो भी सीएम रहे हों घोषणाएं करते थे मगर उनकी समीक्षा बैठक नहीं करते थे। 4 साल में वो कह रहे हैं कि मेरी ये बड़ी जिम्मेदारी है कि मेरे द्वारा की गई जिलों की घोषणाएं पर कितना काम हुआ है और डेट बाउंड काम होना चाहिए। हालांकि नैनीताल जिले की अगर बात करें तो नैनीताल में 70% के आसपास की घोषणाएं बताते हैं कि कंप्लीट हुई हैं और शासन पर और जिला स्तर पर कुछ पेंडिंग है। तो क्या लगता है कि अब जिस तरह की समीक्षा बैठक चल रही है, जिस तरह से आप लोग रात दिन इसमें जुटे हैं, लगता है कि ये घोषणाओं पर अमल होगा? और इस तरह की सीएम की पहल को किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, देखिए ये बहुत जरूरी भी है क्योंकि जब माननीय मुख्यमंत्री चाहे पूर्व में भी रहे हों, अगर वो जनता के बीच जाके कोई घोषणा करते हैं तो जनता को बड़ी उम्मीद होती है। मीडिया के माध्यम से उन योजनाओं का व्यापक रूप से न्यूज़ के माध्यम से प्रचार प्रसार भी होता है, लेकिन अगर वो धरातल पर नहीं आती हैं तो फिर सरकार से लोगों का भरोसा उठता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने विगत 4 वर्षों में जो भी घोषणाएं करी, पहले तो घोषणाओं को उन्होंने बहुत दायरे में रखा। उन्होंने यही कहा मेरी जेब में जितना पैसा होगा उसके अनुसार ही मैं घोषणाएं करूंगा। आपको भी विदित होगा कि पिछले लगभग जो हमारे 2000 से लेकर 2017 तक 10,000 से भी ऊपर की घोषणाएं लंबित पड़ी हुई हैं शासन में। तो कहीं ना कहीं घोषणा तो हो जाती है लेकिन घोषणाओं पे क्रियान्वयन नहीं होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास टूटता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जितनी भी घोषणाएं नैनीताल जनपद में करी थी 70% कार्य पूर्ण हुआ है और अधिकांशतः कार्य गतिमान है। कुछ सड़कें और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें फॉरेस्ट इश्यूज होते हैं, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस में कभी कभी समय लग जाता है, बाधा होती है, सैद्धांतिक विधिवत स्वीकृति प्राप्त करने में तमाम तरीके की दिक्कत आती है, सीए लैंड की जरूरत पड़ती है। तो लेकिन उन पे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से अधिकारियों को निर्देशित किया है कि जल्दी से जल्दी अगर कहीं पर वन संबंधित विषय हैं तो उनकी सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए गंभीरतापूर्वक प्रयास करते हुए इसी कार्यकाल में उनकी इच्छा है कि जो उनके द्वारा घोषणाएं की गई हैं वो समय अवधि पे पूर्ण हो। एक आखिरी सवाल कि एक नारा आप लोगों ने दिया, इस सरकार ने दिया कि बातें कम काम ज्यादा, लग रहा है उसी दिशा में जा रहे हैं? देखिए, स्वाभाविक रूप से अगर आप पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, जो प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं चाहे केंद्र सरकार के आशीर्वाद स्वरूप चल रहे हों, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि हम कर्णप्रयाग तक रेल ले जा सकते हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ धाम, हमारा यमुनोत्री गंगोत्री ऑल वेदर रोड। स्वाभाविक रूप से अगर आप उस तरफ जाएंगे तो हम देखते थे कि पहले पहाड़ जाने में आदमी डरता था, उसको लगता था कि अधिकांशतः महिलाओं को पहाड़ जाने में चक्कर आते थे, उल्टियां हो जाती थी। अब इस तरीके की रोड नेटवर्क्स बन रहा है। अभी देखिए हाल ही में अभी कुछ दिन पूर्व ही केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने जो जौलजीबी वाला हमारा बागेश्वर हमारा गरुड़ जो स्टेट हाईवे था 230 किलोमीटर का, उसको नेशनल हाईवे में कन्वर्ट कर दिया है। कहीं ना कहीं ये सब जब महत्वपूर्ण काम होते हैं उनकी मेंटेनेंस का भार राज्य सरकार से कम होता है
तो स्वाभाविक रूप से वो पैसा विकास कार्यों के अन्य क्षेत्रों में लग जाता है। इसके साथ साथ जल जीवन मिशन के तहत वृहद रूप में पूरे प्रदेश के अंदर हम बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। 1 रुपये में नल का कनेक्शन मिलना है, हर घर में नल, हर नल में जल का संकल्प लेकर चल रहे हैं। आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगातार प्रयासरत हैं, गोल्डन कार्ड्स बन रहे हैं कि लोगों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हम मुहैया करा सकें। और उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा प्रदेश पूरे देश में ऐसा प्रदेश है जहां पर उसमें सभी लोगों को जोड़ा जा रहा है, सभी परिवारों को जोड़ा जा रहा है, उसमें APL BPL भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। सड़कों के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहली बार ऐसा हुआ है कि इन 5 सालों में हमने लगभग 700 से ऊपर नए डॉक्टरों की नियुक्ति की है। हमारा BD पांडे नैनीताल ही अगर हम ले लें, इस कार्यकाल के अंदर ही हमने ICU का निर्माण वहाँ पर किया। वहाँ पर वेंटिलेटर्स नहीं होते थे, वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करी। ऑक्सीजन पाइप की लाइंस नहीं थी, हमने ऑक्सीजन पाइपलाइंस बिछाई। डिजिटल एक्सरे मशीन वहाँ पर प्रोवाइड कराई, डेंटल मशीन्स हमने वहाँ पर प्रोवाइड कराई। महिलाओं का जो हमारा कैंप था उसको हमने पूरा रिनोवेट कराया। डॉक्टर्स के लिए क्वार्टर नहीं थे, उनकी हमने सुविधा वहाँ पर कराई। जो हमारे दूरस्थ क्षेत्र हैं, टेलीमेडिसिन सेवाओं से उन्हें जोड़ा। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में काम हो रहा है। न्यूज इंडिया से बात करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। आप थे विधायक संजीव आर्या जी, जिन्होंने बताया कि सरकार किस तरह से बातें कम काम ज्यादा के स्लोगन पर काम कर रही है और ऐतिहासिक संकल्प जो है वो यही है कि जो घोषणाएं की गई हैं उनको 100% धरातल पर उतारा जाए। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ गौरव गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी। साल 2017 में 57 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव 2022 के लिए एक बार फिर से कमर कस चुकी है। एक ओर जहां बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और सरकार के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत न सिर्फ जिलों के दौरे पर रहे हैं बल्कि कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के साथ संवाद भी कर रहे हैं। वहीं पर आगामी 21 फरवरी को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा दिल्ली में प्रदेश अध्यक्षों की बैठक बुला रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड में भाजपा आगे किस तरह से चुनावी एजेंडे को आगे बढ़ाएगी, इसको लेकर हल्द्वानी में न्यूज इंडिया के ब्यूरो हेड भूपेंद्र गुप्ता ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ कह रहा बातचीत में, आप भी सुनिए। कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री जो है हल्द्वानी में है और उसके साथ साथ उन्होंने सबसे पहले जो है कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया और जो है दैत्यधारी और जो स्थानीय लोगों के साथ भी मुलाकात करी है। किस तरीके की चर्चा रही है, किन किन बिंदुओं पे बात करी है, हम ये जब बात करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी, उन्हीं से बात करते हैं। कल सर मुख्यमंत्री आए हैं, कल सबसे पहले आपने जनता के साथ जो है मुलाकात करी उन्होंने, उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ जनसंवाद किया, दैत्यधारियों के साथ बैठक करी। किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई? मुख्यमंत्री जी आए हैं, उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया है, कार्यकर्ताओं से बातचीत की है और मैं समझता हूं जिस प्रकार से बातचीत हुई है बहुत सकारात्मक बातचीत हुई है। और विशेष रूप से आज का जो उद्देश्य है बोलबा जो कार्य किए गए हैं उनको जनता तक पहुंचाना, उस पर ही ज्यादा फोकस किया गया है ताकि जनता तक कार्यों की बात जाए और जनता उसको समझे। कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने सुझाव भी दिए हैं, कुछ शिकायतें भी अपनी जाहिर करी है। जो 4 साल हो गए हैं, 4 साल के जो आपने जैसे कहा कि आप प्रदेश की तमाम उपलब्धियों को जनता तक ले जाए, लेकिन कार्यकर्ताओं की भी कुछ समस्या और कुछ सुझाव रहेंगे। तो क्या किस तरीके की समस्याएं थी और क्या क्या सुझाव दिए? सबके कार्यकर्ताओं के सुझाव लिखित रूप से ले लिए गए हैं, जो भी सुझाव होंगे उन पर कार्रवाई की। तो अगर इसके अलावा बात करें भी 21 तारीख से जो है राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने जा रही है, आप भी वहाँ पे शामिल होने जा रहे हैं, तो उसमें चुनाव के लिहाज से उत्तराखंड अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगले साल चुनाव है, तो किस तरीके की जो है वहाँ पे चर्चा होगी और किन किन बिंदुओं पर चर्चा होगी, जो एजेंडा होगा उस पर बात होगी। 21 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ प्रदेश अध्यक्षों से बात कर रहे हैं, जो भी बात वहाँ पर निकल के आएगी उस पर चर्चा करेंगे। संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से आप लगातार जो है दौरे कर चुके थे, एक दौरा भी आपका और प्रस्तावित है, तो वो कब से शुरू हो रहा है, कहाँ से शुरू होकर के कहाँ तक? 22 तारीख रामनगर से शुरू होकर 27 को ऋषिकेश में पूरा होगा और दौरे लगातार चलते रहेंगे। विधानसभा सत्र के बाद प्रदेश कार्य समिति है, उसके बाद लगातार चलते रहेंगे। इसके अलावा बात करें कुनबा बढ़ाने की, आपने कहा कि बात कर दी है कि लगातार कुनबा बढ़ रहा है, जो है 57 तो आपके पास पहले ही है, 60 का टारगेट पूरा हो पाएगा इस बार या उससे थोड़ा कम दिखाई होगा? 100% होगा, 100% होगा। तो ये था हमारे साथ भाजपा के जो है प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, जिनका साफ साफ कहना था कि जो है हम अपने कार्यकर्ताओं को जो है पूरे जोश और खरोश के साथ जो है उनके साथ हैं, उनसे सुझाव आमंत्रित कर लिए गए हैं। उसके साथ ही साथ संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से जो तमाम बैठकें हो रही हैं उसमें लगातार इसी तरीके का उत्साह आपको दिखाई देगा। अपने सहयोगी मुकेश सक्सेना के साथ भूपेंद्र गुप्ता, न्यूज इंडिया, हल्द्वानी।
रामनगर के कालाढूंगी क्षेत्र में 4 गांव में पेयजल की शिकायत पर प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचे हैं, जहां पानी न आने पर गहरी नाराजगी उन्होंने जताई है और इसे अधिकारियों की लापरवाही करार दिया। वहीं उन्होंने कहा है कि अधिकारी फील्ड में जाकर मौका मुआयना करें, जिन जिन क्षेत्रों में पानी नहीं आ रहा उन क्षेत्रों में पेयजल की समस्या को जल्द से जल्द दूर किया जाए। वहीं पर बंशीधर भगत ने बताया है कि मैं कालाढूंगी के क्षेत्र में सेमलचोड़ में कार्यकर्ता के साथ में मिलने के लिए पहुंचा था। वहां मुझे पता चला कि 4 गांवों में मोहनपुर, रोतेला, मोहनपुर, फलिया, मोहनपुर, बसवाल, भवानीपुर, स्वरिया आदि में पानी नहीं आ रहा। मैं सिमलचौड़ आया था ऐसे कार्यकर्ताओं के हम मिलने के लिए। वहाँ मुझे पता चला कि 4 गांव में पानी नहीं चल रहा। हमें बड़ा आश्चर्य हुआ कि सब कुछ देने के बाद, नई लाइनें विचार की हैं और ओवरहेड टैंक बना रखा है, सब कुछ करने के बाद भी पानी क्यों नहीं चल रहा। हम तुरंत ही अपने प्रधान जी और सब लोगों को लेके यहीं आ गए, क्योंकि पानी एक आवश्यक चीज़ होती है। अब हमने कह दिया है कि 2 दिन के अंदर 4 गाँवों की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, नहीं तो आज तो हमने बहुत आराम से बात करके समझा दिया है, अगर ठीक नहीं होगा तो फिर उसके परिणाम भी ठीक नहीं। उत्तराखंड के चमोली जिले में पिछले दिनों नंदा ग्लेशियर के टूटने के बाद में आई आपदा ने वहां पर तपोवन रैणी क्षेत्र में आपदा मचाई है। उसके बाद में अब अलकनंदा नदी घाटी में भी महामारी का संकट पैदा हो गया। दरअसल बीते 7 फरवरी को तपोवन क्षेत्र में आई भीषण बाढ़ ने पूरी तरह से अलकनंदा को इतना प्रदूषित और जहरीला बना दिया है कि उसमें रहने वाले लाखों करोड़ों जलीय जीवों की अचानक से मौत अब होने लगी है। वहीं पर आलम तो ये हो गया है कि नदियों के किनारे आज भी पक्षी और साथ ही बड़ी तादाद में मछलियां और अन्य जलचर जो है वो मृत पड़े हुए मिले हैं। इन जलीय जीवों के सड़ने पर पूरे क्षेत्र में आसपास जो है वो बदबू फैल गई है। अब गर्मियों के बढ़ने के साथ लोगों को महामारी का संकट भी सताने लगा है। तपोवन से जो है बांध टूटा और नदी में जो है बाढ़ का रूप आ गया, इससे जो है लाखों करोड़ों जलचर, मछलियाँ इत्यादि जो है अपने स्वधाम को चले गई हैं। उनके जो मांसी इत्यादि है वो नदी किनारों पे अभी भी जो है अलकनंदा के दोनों तरफ जो है ढेर लगी है और उनके सड़ने से तमाम सारा गंगा जी का जल एवं उस क्षेत्र का पूरा क्षेत्र जो है प्रदूषित हो चुका है। इसके संदर्भ में नगर पालिका, जिला प्रशासन कोई भी किसी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा है। इससे जो है बहुत बड़ी महामारी का आने का खतरा हो रहा है। उत्तराखंड के कोटद्वार पहुंची महिला कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव ज्योति रोतेला ने विधायक दिलीप रावत के कार्यालय पर सवालिया निशान उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनके द्वारा विगत 4 सालों में कोई भी विकास कार्य नहीं किए गए, जिसको लेकर मैं उन्हें 2 नंबर भी नहीं दूंगी। वहीं पर बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार में इतनी महंगाई कभी भी नहीं हुई। अब गैस सिलेंडर, डीजल, पेट्रोल के दाम जो 17 सालों में बढ़े हैं, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक है। साथ ही क्षेत्र विधायक का कार्यकाल अब 1 साल का बाकी है और उनके द्वारा सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य में कोई भी कार्य यहां पर नहीं किया गया। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि काम तो उन्होंने कुछ करा नहीं, केवल जो मुद्दों से लोगों को भटकाना था वो काम जरूर हुआ है। लेकिन अगर आप क्षेत्र की बात करें और मेरे से, मैं अपोजिशन में हूँ, आप लोग हमें बोलेंगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम लोग अपोजिशन वाले हैं इसलिए उनकी बुराई कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों पब्लिक व्यू लीजिए कि पिछले 4 साल में 5वां साल चल रहा है और बीजेपी के कार्यकाल को अगर आप देखोगे तो आप उसको 2 नंबर भी देना पसंद नहीं करोगे। मैं ये कहना चाहूँगी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी और 375 रुपये सिलेंडर हुआ था तो जो बीजेपी की लीडर थी हमारी स्मृति ईरानी जी और जो उनकी टीम के सहयोगी लोग थे, वो लोग अपने गले में प्याज और हाथों में सिलेंडर लेके घूमे थे और उन्होंने बोला था कि जो कांग्रेस की सरकार है अब संवेदनशील सरकार है। नाहरगंज क्षेत्र के किसानों ने कृषि मंडी में 1 मार्च को रुद्रपुर गांधी पार्क में होने वाली किसान महापंचायत को सफल बनाने के लिए रणनीति तैयार करी है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। यूपी
वाले भी साथ ना तोड़ेंगे। कल हरदोई भी एक मेरे को तारगंज के साथियों के साथ खटीमा और नानकमता क्षेत्र के अंदर हम तमाम जो अपने साथी हैं किसान संघर्ष के, उनको जिम्मेदारियां सौंपते हुए हर ब्लॉक से लक्ष्य रखा गया है कम से कम 5000 किसान हर ब्लॉक से विधानसभा से जो है वो शिरकत करेंगे और गांधी पार्क में लगभग 50,000 किसानों को जुटने का पूरा एक लक्ष्य है जो पूरे तराई से इकट्ठे होंगे। बड़ा उत्तराखंड की और तराई की बड़ी महापंचायत है, इसको लेकर आज हम तारगंज के अंदर पहुंचे हैं और लोगों से आज राय मशवरा करने के बाद जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। किसानों को इसके लिए अवगत करा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ जो है वहाँ उसमें गांधी पार्क में पहुंचे रुद्रपुर में, इसलिए हम हमारी अब कई जगह मीटिंगें हैं, आज कई जगह पंचायतें हैं, वहाँ सबको संबोधित करेंगे, लोगों को समझाएंगे कैसे कैसे वहाँ पहुँचना है। सब संप्रदाय हमारे मुसलमान भाई हैं, बुक्सा भाई हैं, थारू भाई हैं, बंगाली भाई हैं, सबके लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं सबको कि ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर पहुँचे ताकि वहाँ करीबन 1 लाख आदमी की भीड़ हो जाए। हमारा 1 लाख आदमियों का टारगेट है कि 1 लाख आदमी जो है वहाँ पर मंडी में हो जाएगा, वहाँ लंगर का भी इंतजाम हम करेंगे। पैतृक संपत्तियों में महिलाओं को सहखातेदार बनाने की त्रिवेंद्र सरकार के फैसले का हरिद्वार की बीजेपी महिला मोर्चा के सदस्यों ने स्वागत किया है और इस मौके पर बीजेपी कार्यालय पर महिला मोर्चा के सदस्यों ने जमकर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाई। ये एक ऐतिहासिक घोषणा है जो हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने महिलाओं की स्थिति को सशक्त बढ़ाने के लिए की है। आज तक हमारी एनजीओ चलाने वाली महिलाएं जो कि बहुत अधिक काम करती हैं, पहाड़ में आप जानते हैं कि पहाड़ की पृष्ठभूमि में महिला का विशेष योगदान रहता है, वो प्रत्येक कार्य को देखती है। परंतु जब उसी महिला को बैंक से ऋण लेना पड़ता था तो उसे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि उसके नाम पर कोई संपत्ति नहीं होती थी। परंतु हमारी त्रिवेंद्र सरकार ने महिला को सशक्त बनाने के लिए उसको सह खातेदार के रूप में उसकी पैतृक संपत्ति में, उसके पति की पैतृक संपत्ति में अब उसका ऑटोमेटिक नाम होगा, जिसके चलते वह उस संपत्ति को बैंक में ऋण ले सकेगी बैंक से और अपने उस काम को जिसको वो करना चाहती है, अपने उस उद्योग को जिसको वो आगे लाना चाहती है, अपने उस संगठन को जिसमें वो रहकर और महिलाओं को भी रोजगार दिलाना चाहती है, उससे उसको विकास कार्य करने में बहुत अधिक सुविधा होगी। उत्तराखंड के गंगोली हाट में क्षेत्रीय संघर्ष समिति पवाधार ने विशाली बहुउद्देशीय भवन में क्रमिक अनशन शुरू कर दिया है। इस दौरान पवाधार नैनी मोटर मार्ग का निर्माण और साथ ही GIC पवाधार विज्ञान वर्ग की स्वीकृति की मांग की गई। हमको बड़ा बुरा लग रहा है कि जो रोड आज से 7-7.5 साल पहले स्वीकृत हो चुकी थी, अभी तक ये रोड पूरी नहीं हो चुकी। तो इसके लिए हम पूरा धरना प्रदर्शन जो भी हमारे क्षेत्रवासियों की मांग होगी उसके साथ हम खड़े रहेंगे। अपने क्षेत्रवासी, हमारे प्रधान BDC मेंबर, गाँव वासियों, ग्राम वासियों के साथ हम पूरा धरना प्रदर्शन करेंगे और ईंट से ईंट बजा के रहेंगे सरकार के खिलाफ जब तक हमारी सड़क की मांग पूरी नहीं। कृषि कानूनों का विरोध, देश के कई हिस्सों में किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। 3 महीने बाद भी किसान और सरकार के बीच में कानूनों को लेकर अभी तक स्थिति सुलझ नहीं पाई। अब इसी कड़ी में हरिद्वार में भी किसान महापंचायत का आगाज होने जा रहा है। आह्वान करना चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो पूरे देश में 80% जो किसान है, जो आज भुखमरी की कगार पे है, कर्जे में दिन पर दिन डूबता जा रहा, उनसे सभी से हम आग्रह करते हैं कि वो लक्सर इस किसान महापंचायत में वो पहुँचे और किसान जो लड़ाई लड़ रहा इस आंदोलन को मजबूत करने का काम करें। उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी ने रुद्रप्रयाग में प्रेस वार्ता करी। इस दौरान पार्टी में जिला संयोजक उमेंद्र चंद्र नौटियाल ने आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव के उत्तराखंड की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही। उन्होंने कहा कि राज्य में 20 सालों में बीजेपी और कांग्रेस ने जनता से झूठे वादे किए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनी तो हम यहाँ पर सभी काम करेंगे। जनता को नहीं मिल पा रही है। उत्तराखंड को बने हुए उत्तराखंड प्रगतिशील पार्टी को बने हुए 7 साल का समय हो गया। 7 साल ये गढ़वाल की बात करो तो गढ़वाल में अभी हम लोग इतने वो नहीं सक्रिय नहीं थे, पार्टी का नाम नहीं था। तो धीरे धीरे जैसे चुनाव का समय आता जाएगा तो लोग क्षेत्रीय दलों को ज्यादा महत्व देंगे।
उत्तराखंड में पति की पैतृक संपत्ति पर पत्नी को सह खातेदार का अधिकार दिए जाने के प्रस्ताव पर कैबिनेट में मुहर लगने के बाद में महिलाओं में इस बार खासा उत्साह देखने को मिला। भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं ने पिछले पैलेस चौक पर आतिशबाजी कर खुशी का इजहार किया और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। जिला महामंत्री महिला मोर्चा उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने अपनी कैबिनेट सभी के द्वारा हमारे लिए जो एक ये प्रस्ताव पास किया है जिसमें पति की पैतृक संपत्ति में महिलाओं को अधिकार मिला है। चमोली के जोशीमठ में एनटीपीसी के कार्यालय में एनटीपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच में बैठक हुई है जिसमें लोगों का कंपनी के खिलाफ में गुस्सा देखने को मिला। प्रभावित लोगों ने कहा कि कंपनी ने उनके जीवन के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। फरवरी को जो आपदा आई उसके संबंध में लोगों का बड़ा आक्रोश है। अभी तक 12 दिन हो गए हैं, सुरंग से लोग नहीं निकल पाए हैं, लोगों की बॉडी नहीं रिकवर हो पा रही है। मलबे में सारी बॉडियां जो है दफन हो रखी हैं, उनको नहीं निकाला जा रहा है। हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ संविदा पे कार्य कर रहे थे और उनमें से जो भाई लोग या तो अभी नहीं रहे या मिल नहीं रहे हैं, उनके लिए हमारी कंपनी के प्रबंधन ने 20 लाख रुपए का मुआवजा निर्धारित किया है और ये मुआवजा हमारे प्रबंधन ने उन्हीं हितग्राहियों को देने की बात कही है जो हमारे साथ काम कर रहे थे, जिसको कि स्टेट डिपार्टमेंट अपना स्टेटरी कंपनसेशन प्रदान करेगी। टिहरी में जिला सहकारी बैंक की 62वीं सामान्य निकाय की बैठक विकास भवन में आयोजित की गई जिसमें जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष सुभाष रमोला ने कहा है कि इस साल भी हम 6 करोड़ की फायदे में हैं। सरकार जिस तरह से लगातार योजनाएं चला रही है, वर्ष प्रति वर्ष जिला सहकारी बैंक जो है वो सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लक्ष्य रखा हम 35-40 के बीच में उसको तो ले जाएंगे और टोटल हमारा जो एनपीए था होता 62 करोड़ रुपए और उस 62 करोड़ में आप मांग के सकते थे कि हम अभी तक हम 50% हम रिकवरी कर चुके हैं और जिस तरह से मेरी टीम पूरी अच्छे काम कर रही है, निश्चित रूप से ये किसानों को पैसा, गरीबों को पैसा ये उन तक पहुँचेगा। और आज उत्तराखंड सरकार को भी आज इस एजीएम के माध्यम से जब हम एक तरफ एजीएम मना रहे हैं, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री यशस्वी मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। अटल उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत नए शिक्षा सत्र से कुमाऊं मंडल में चयनित 82 अटल उत्कृष्ट विद्यालय सीबीएसई पैटर्न में यहां पर संचालित होंगे और 1 मार्च से सीबीएसई दिल्ली चयनित अटल उत्कृष्ट विद्यालयों हेतु वेबसाइट खोलने के साथ ही चयनित विद्यालयों का रजिस्ट्रेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। बताया गया है कि आप 1 मार्च बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, 1 मार्च 2021 से सीबीएसई केवल उत्तराखंड के वो राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज जिनको अटल उत्कृष्ट विद्यालयों की स्थापना जिनकी की गई है। विकासनगर में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है जहां पर कैनरा बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चेकबुक जारी करवाकर 5,30,000 रुपए निकालने वाले एक शातिर युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर रविंद्र सिंह ने तहरीर देकर बताया कि कैनरा बैंक की शाखा विकासनगर से कार लोन की कार्रवाई के दौरान यहां पर साहब सिंह द्वारा बैंक कर्मी से मिली भगत कर उसकी आईडी का गलत इस्तेमाल किया गया। एक रविंद्र सिंह है, विकासनगर के रहने वाले। इन्होंने एक एप्लीकेशन दी थी कि इनके जानने वाले साहब सिंह हैं, उन्होंने जो है इनके अकाउंट से 5 लाख रुपए निकाल दिए हैं। इस संबंध में जो है जांच कराई गई थी तो मामले में सत्यता पाई गई। इस संबंध में अजीत सिंह की तरफ से रविंद्र सिंह जी की तरफ से जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया है 420-468 आईपीसी का मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सनोज दरोगा जी द्वारा की गई है और अभियुक्त जो साहब सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। चलिए फिलहाल अपना उत्तराखंड में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों की अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।